हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश के बारे में। कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, जैसा हम हर बार देखते हैं। उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्रामीण परिवेश के लेखपाल के पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो जल्दी से फटाफट से इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, देर किस बात की है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा पहले मेरे बारे में जान लीजिए। आई एम सीमा अग्रवाल एंड मैं यहाँ पर एज एन फैकल्टी हूँ। मेरे पास 4+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड द सब्जेक्ट्स जिनके लिए मैं जानी जाती हूँ, इट इज़ ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स शो देखना चाहते हैं मेरा, तो आपको यूट्यूब का ही ये जो हमारा चैनल है, इसमें आप जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स का हमारा शो मिल जाएगा। 9 PM पर होता है रात को करंट अफेयर्स का शो, और सर लेते हैं 10 PM पर। ठीक, तो कभी सर लेते हैं, कभी मैं लेती हूँ। आप आसानी से इस करंट अफेयर्स के हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। इन वीडियोस के अलावा आपका वो सेशन हमारा होता है। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी मेरे बारे में। अब आपके काम की बात यह है कि आप सिविल एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है आपको। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज जो भी क्लासेस यहाँ पर हम ले रहे हैं, जो भी हम लेते हैं, उनके पीडीएफ्स आपको ज़रूर रिक्वायर्ड होंगे। बिकॉज एक बार और अगेन रिवीजन करने के लिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। साथ ही साथ इस टेलीग्राम ग्रुप पर हम डेली प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज भी डालते हैं, कुछ 1-लाइनर फैक्ट्स भी डालते हैं। बिकॉज आप एक चीज़ समझिए, क्लास के लिए मतलब बहुत सारे लेक्चर्स लेकर आना, तो आप पर भी यूट्यूब बार बार देखने का एक बटन आता है। ऑलरेडी आपका इतना सारा यूट्यूब पर मैटर है कि लोग अभी नहीं देख पाते हैं, they get confused कि क्या देखें क्या नहीं देखें। तो इसलिए टेलीग्राम से आराम से एक बार लेक्चर देख लीजिए, यूट्यूब से पीडीएफ से अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट बना लीजिए, तो फटाफट आपका जितना भी जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा विथ वेरी फ्यू एफर्ट्स के साथ में। बहुत कम एफर्ट्स में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन है हमारा जो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है, हमारे लेखपाल के एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस हिंदी में लिखा है, मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगी, आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। आपको भी कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, साथ ही साथ उसके वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिए। इफ़ यू नो द आंसर देन। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए, नहीं पता तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं अभी आपको इसका आंसर बताऊंगी। चलिए, निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्षतः आम जनता द्वारा किया जाता है। यानी प्रत्यक्षता का मतलब इलेक्शन किसका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है, हमसे ये पूछा गया है। जिला प्रमुख यानी डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं उनका, उप सरपंच, सरपंच या फिर प्रधान। सरपंच और प्रधान को प्रधान और सरपंच ही कहते हैं, उनके लिए कोई इंग्लिश टर्म नहीं है। तो डायरेक्ट जनता किसका चुनाव करती है, आम जनता किसका चुनाव करती है। जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं, हम डायरेक्ट अपने विधायक को चुन रहे हैं, तो एमएलए हम खुद चुनते हैं, डायरेक्ट जाकर के वोट करते हैं। उसी तरीके से इन चारों पोस्ट में से किस पोस्ट के लिए जनता डायरेक्ट वोट करती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इट इज सरपंच। जो हमारे यहाँ सरपंच होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट जो होती है वो जनता करती है। जनता डायरेक्ट अपने सरपंच का चुनाव करती है, सरपंच को चुनती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर यहाँ पे ना ग्राम प्रधान होता, प्रधान नहीं होकर के ग्राम प्रधान, प्रधान तो कहीं का भी हो सकता है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको लग रहा होगा सरपंच और प्रधान, प्रधान भी तो होता है। नहीं, अगर ग्राम प्रधान लिखा है तब होगा वो, सरपंच नहीं ग्राम प्रधान। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन का मेरुदंड, या हम इसे कहें रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, या
आप स्पेशल बोन या फिर हम स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं। कहने का सीधा मतलब बस ये है, यहाँ पे मीनिंग ये निकल करके आ रहा है जिसे बहुत स्पेशल माना जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। सो दैट पोस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ मेयर नहीं, बिल्कुल नहीं। मेयर तो हमारे नगर निगम के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो वो है ही नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं आते हैं। नगर निगम अर्बन एरियाज से रिलेटेड है। विकास अधिकारी नहीं, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट ऑफिसर भी नहीं हो सकते। ये होता है तहसीलदार, नहीं, तहसीलदार तो एक तहसील का होता है आपका इम्पोर्टेंट। लेकिन भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, जिलाधिकारी, कुछ भी कहिए आप, इसे ही माना जाता है। जिला अधिकारी को ही भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड जो माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, वेरी सिग्निफिकेंट पोस्ट होती है पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। जिलाधिकारी को या कलेक्टर को माना जाता है भारतीय प्रशासन का मेरुदंड। भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल। चलिए, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। भारत में जिला प्रशासन पुस्तक, इंडिया के भारत में जिला प्रशासन, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये एक बुक आई है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में जिला प्रशासन, ये एक बुक है। हमें बताना है इसके लेखक कौन है। ये बुक आई थी एक, इसके राइटर कौन है? एच.के. गोयल, पॉल एच. एपेल्बी, या फिर बलवंत राय मेहता, या फिर अशोक मेहता। नहीं, दो ऑप्शन तो हम बिल्कुल कट कर देंगे, बिकॉज इनके बारे में हमें थोड़ा सा पता है। बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, दे आर एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है ये आपके? बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर हम इन दोनों कमेटीज को पढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी और अशोक मेहता कमेटी बनी थी। ठीक, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ए या बी में से कोई होगा, तो इसका आंसर है ए। याद रखेंगे, बुक का नाम पूछा जा सकता है लेखपाल के पेपर में। एच.के. गोयल ने लिखी है पुस्तक आपकी, भारत में जिला प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। किसने लिखी है? एच.के. गोयल ने लिखी है। ठीक है, चलो नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। याद करते जाइए इन क्वेश्चंस को, पक्का इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर रूप है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है एक्चुअली। हिंदी से जब ना स्लाइड पे लेते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लैंग्वेज की। जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? तो हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे यहाँ क्या होने वाले हैं? एक मिनट, कलर चेंज कर लूँ, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है शायद ये कलर। एक मिनट, हाँ चलिए। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं विधायक के, मतलब सीएम बनेगा हमारे यहाँ पर। तो जिला स्तर पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है। अब वो कौन होता है, यहाँ से बात रखेंगे, जिलाधीश होता है। तो याद रखेंगे एक तो बात ये कि जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी कौन होता है? जिलाधीश होता है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या कलेक्टर होता है, कुछ भी कहिए आप, वो होता है। अब जब ये मुख्य चुनाव अधिकारी की तरह कार्य करता है, जैसा कि अभी कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? आयुक्त यानी कि कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, या फिर कलेक्टर। बिल्कुल सही, इसे कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। आप न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी न्यूज़ ये देख रहे होंगे इस समय, जब चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने जब चुनावों की घोषणा की थी, पूरी सारणी दी थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं रिटर्निंग ऑफिसर से ये आशा करता हूँ कि वे अपने ज़िले में सुचारू रूप से या अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को करवाएंगे। तो रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहे थे, वो कौन होता है रिटर्निंग ऑफिसर? जिलाधीश होता है, जब वो मुख्य चुनाव अधिकारी की तरह कार्य करता है। कब करेगा? जब जिला स्तर पर आपके चुनाव होने होंगे तब। ठीक है, और ऐसी कंडीशन आपकी 2-3 बार आ सकती है, जब वो सांसदीय के इलेक्शन करा रहा होगा, एमपी के इलेक्शन होते हैं, एक तो लोकसभा के लिए वोट डालते हैं, एक आपके वोट डाले जाते हैं सीएम के लिए। ठीक है, एमपी और एमएलएस के लिए। ठीक, तो आंसर इसका बनेगा बी। ठीक है, समझ में आ रहा है विद द एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
शांति भंग, कर्फ्यू धारा 144 आदि से सर्वाधिक संबंधित होता है। तो कई बार हम देखते हैं कहीं पर अगर दंगे भड़क जाते हैं तो क्या लगा दिया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है। सबको पता है कि भाई क्या लगा दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है। ऐसा बोला जाता है ना कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते, ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते, बाहर निकल सकते हैं बट बेवजह यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते, ग्रुप में खड़े होके बातचीत नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, धारा 144 लगी हुई है आपके यहाँ पर, जिसे हम मार्शल लॉ भी कहते हैं, लगा दिया जाता है। तो ये किससे संबंधित है, कहाँ पे लगाया जाता है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है? तो ये बिल्कुल सही, इट इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि धारा 144 लगाने की जो पावर होती है इट इज़ विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जिलाधिकारी या जिला न्यायाधीश जो होता है, जिलाधीश जो होता है, वो क्या कर सकता है, धारा 144 को लगा देता है। जहां पर भी देखता है कि सिचुएशन खराब हो रही है, दंगे भड़कने वाले हैं, या किसी भी वजह से कोई अनसेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि आ रही है वहां पर, या बहुत बड़ी मारकाट या कुछ गलत होने वाला है, तो वो क्या करता है, धारा 144 लगा देता है। कोविड के दौरान भी लगाई गई थी, ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को। जिला प्रशासन लगाता है हमारे यहाँ पर, तो ये किससे संबंधित है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से संबंधित है, जिला स्तर से संबंधित है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ ईयर को हमें याद रखना है। यहाँ पर ग्राम विकास विभाग, एक ग्राम विकास विभाग बना, यानी विलेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ग्राम विकास विभाग बना है। गांव के स्तर पर ग्राम विकास विभाग की स्थापना हुई है। हमें बताना है कि यह स्थापना किस वर्ष हुई है, 1974 में, 1982 में, 1985 में, या 1995 में? बिल्कुल सही, ये हुई थी आपकी 1974 में। दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली ग्राम विकास विभाग यानी विलेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या ऑफिस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1974 में हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, 1974 में हुई थी। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे तो आपसे, ठीक है। चलो अब आते हैं, निम्न में से किसको, 4 चीजें दी गई हैं आपको, 3 चीजें दी गई हैं, उपयुक्त तो किसी को नहीं, तो आपका एक नेक्स्ट ऑप्शन है। 3 चीजें दी गई हैं आपको, इसमें से लोकतंत्र की पाठशाला, यानी कि लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहा जा सकता है, स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन चारों में से या इन तीनों में से किसे स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की पाठशाला के नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी से। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को, यानी जो लोकल लेवल पर हमारी जो ऑटोनोमस बॉडीज काम कर रही हैं, शासन संस्थाएं काम कर रही हैं, या फिर उनको, इन तीनों में से किसे डेमोक्रेसी की पाठशाला कहते हैं? तो ये होता है आपका जो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थाएं हैं या संस्थाएं हैं, उन्हें कहते हैं। क्यों? स्कूल में हम क्या करते हैं, स्कूल में हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं। तो लोकतंत्र का सबसे पहला ज्ञान हमें कहाँ पर होता है? इन्हीं स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं में हमें लोकतंत्र के बारे में धीरे धीरे करके ज्ञान होता है, हम लोकतंत्र को समझते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम ये बात कब समझ पाते हैं? जब हम स्थानीय संस्थान से जाकर के, या जो स्थानीय संस्थान है वो ये हमें बताता है कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हम भी अपनी बात बराबर रूप से रखने में सक्षम हैं, हम भी रख सकते हैं। ये जो पूरा शासन है इसमें हमारा भी अधिकार है, ये हमारा ही शासन है। लोकतंत्र की तो परिभाषा ही यही है ना, जनता द्वारा जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो डेमोक्रेसी की पहली पाठशाला या लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहते हैं? स्वायत्त शासन संस्थाएं जो आपकी स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही हैं, लोकल लेवल पर जो कार्य कर रही हैं। आपकी ग्राम पंचायत हो गई है ना, आपकी ये जो होती है ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था जो है बेसिकली 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहलाती है, ठीक है। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे
चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता, और ये स्टार क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेंगे। चकबंदी के अधीन, आप लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं, आपको वही करना है, चकबंदी वगैरह करनी होती है, लैंड की मेजरमेंट वगैरह करनी होती है। तो इसमें पूछा गया है किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जाता। चकबंदी आप सभी समझते हैं कि अगर जो फ्रेगमेंटेड लैंड होती है, ठीक है, फ्रेगमेंटेड लैंड होती है, अलग अलग सबकी लैंड पड़ी होती है, उनको सबको एक साथ इकट्ठा कर देना इज कॉल्ड एज चकबंदी, उसे हम चकबंदी कहते हैं। अब इसमें हर तरीके की लैंड को एक साथ नहीं करती सरकार, कुछ लैंड ऐसी हैं जिन्हें इसके अधीन नहीं लिया जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता। नॉर्मली हम फर्टाइल जो लैंड होती है ना, उसके केस में ऐसा करते हैं। तो जो आपकी स्थायी चारागृह है, चारागृह जनरली आपके बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, एग्रीकल्चरल लैंड में नहीं आते। तो ये जो चकबंदी है, इसका मतलब किसके लिए की जाती है? मेनली जो एग्रीकल्चरल लैंड्स होती हैं, जो कृषि योग्य भूमि होती हैं, उनके लिए की जाती है चकबंदी। यहाँ से ये बात ध्यान रखना। इसके अंतर्गत स्थायी चारागाह नहीं आते, यानी कि जो ग्रासलैंड्स है, चारागाह यानी कि जहाँ पर गायें कैटल वगैरह जो होते हैं वो चरते हैं, वो नहीं आते इसके अंतर्गत। बाग, जितने भी आपके जैसे आम का बाग हो गया, सेब का बाग हो गया, ये सब नहीं आएंगे चकबंदी के अंतर्गत। शमशान या कब्रिस्तान की जो भूमि है, ये भी नहीं आते चकबंदी के अंतर्गत। यानी इन लैंड को इकट्ठा करके, अगर ये फ्रैगमेंटेड है तो सरकार इन्हें फ्रैगमेंटेड ही रहने देती है, उनको इकट्ठा करके एक जगह सरकार स्थापित नहीं करती। तो क्या क्या नहीं आता? स्थायी चारागाह, बाग, शमशान, कब्रिस्तान, ये चारों नहीं आते हैं, इसलिए आंसर, तीनों नहीं आते हैं, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ गई बात? आगे चले, चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो फटाफट से। जिला विभाजित होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं बात करती हूँ मेरठ डिस्ट्रिक्ट की, तो एक डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड होता है? एक जिला किस में डिवाइड होता है? उपखंड में, नगर में, पंचायत में या ग्राम सभा में? तो ग्राम सभा तो आपकी एक अलग बॉडी हो गई, उसमें तो हमारा जिला विभाजित नहीं होता। पंचायत बहुत निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं, मतलब छोटा, बहुत नीचे का लेवल होता है आपका पंचायत, तो जिला एक पंचायत में भी हम कहते हैं विभाजित नहीं होता। नगर में विभाजित होता है क्या जिला? नहीं, सिटी अलग है, एक जिला एक नगर अपने आप हो सकता है, जैसे मेरठ डिस्ट्रिक्ट भी है और नगर भी है, शहर भी कहते हैं हम उसे, तो वो उसमें भी विभाजित नहीं होता। इवन जो जिला होता है वो आपका डिवाइड होता है उपखंड में, ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं जिले को, ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं हम एक जिले को, फिर ब्लॉक में ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को रखते हैं। तो इस तरीके से जिले का विभाजन होता है। पंचायत में नहीं होता, नगर में नहीं होता, ग्राम सभा में तो होता ही नहीं है। किस में होता है? उपखंड में होता है। तो आंसर बनेगा इसका ए। ध्यान रखेंगे, जिला किस में विभाजित होता है? उपखंड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू आल्सो विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो। कलेक्टर के पद के, यहाँ पर गलत हो गया है थोड़ा सा, इसको करेक्ट करेंगे। पद, कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय किसे जाता है? तो कौन था? ये 4 आपको गवर्नर जनरल के नाम दिए गए हैं, वॉइसरॉय के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 ऐसा कौन था जिसने कलेक्टर का जो पोजीशन है और जो कलेक्टर का जो पद है उसको क्रिएट किया था। हु हैव क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ कलेक्टर? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या वॉरेन हेस्टिंग्स? किसको जाता है भाई? बिल्कुल सही, इट इज वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्या थे भाई, जल्दी से बताओ। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं। कब थे ये? लगभग 1773 के आसपास आपके, जब हमारे यहाँ पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया था। यानी कि जब ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार, ब्रिटिश क्राउन ने जब पहली बार ऐसा सोचा कि हमें कंपनी के जो कार्य कर रही है कंपनी, इसको रेगुलेट करना चाहिए, और पहली बार आता है हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में। और उसी दौरान जो हमारे गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं बंगाल के, उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1773 से ये लगभग 1792 तक रहते हैं। मैकाले तो आपके शिक्षा से संबंधित थे। मैकाले की नीति भी आती है शिक्षा की 1835 के आसपास।
34-35 में मैकाले लेकर के आए थे अपनी शिक्षा की नीति, जिसमें उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पे तो फोकस किया था बट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे उन्होंने फोकस नहीं किया था। वो कहते हैं कि इंग्लिश तो हमें पढ़ानी चाहिए, भारतीयों को बहुत अच्छी है, और इंग्लिश के खर्च के लिए, यानी इंग्लिश भाषा पे पढ़ाई के खर्च के लिए 1 लाख रुपए भी इसके लिए उन्होंने मंजूरी दी थी। तो मैकाले इज रिलेटेड टू एजुकेशन पॉलिसी। मिंटो, लॉर्ड मिंटो आपने सुना होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी आया था। मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 से, जिसमें जो मुसलमान लोग थे या जो मुस्लिम्स थे उनको सेपरेट इलेक्शन का राइट दिया गया था, सेपरेट वोटिंग का राइट दिया गया था। याद आ रही होंगी आपको चीज़ें। तो लॉर्ड मिंटो तो उससे रिलेटेड है। आपके रिपन, रिपन आपके बहुत लिबरल आपके वॉइस रॉय या आप कह सकते हो गवर्नर जनरल माने जाते हैं, बिकॉज रिपन लेकर के आए इल्बर्ट बिल जैसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारतीय के जो केसेस हैं वो सिर्फ भारतीय नहीं और भी जो लोग हैं, मतलब यूरोपियंस के केसेस भारतीय भी सुन सकते हैं। तो एल्बर्ट बिल लेकर के आते हैं रिपन। रिपन उसके लिए जाने जाते हैं, बड़े ही लिबरल गवर्नर जनरल के रूप में रिपन को देखा जाता है, एक अच्छे गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाता है। बहुत सारी सुधारवादी नीतियां जो थी वो ये लेकर के आए थे, ठीक। बट कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को, जो कहाँ पर आपके थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कहे गए 1773 का जब एक्ट आता है उसके बाद से, ठीक। चलो, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। ये 10 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, ये आंसर्स हैं आपके। फिर नए 10 क्वेश्चंस के साथ में मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए सिविल एकेडमी के साथ में ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।